इजराइल ने पश्चिम एशिया में तबाही और बर्बादी का नया दरवाजा खोल दिया है। ये दरवाजा है सीरिया का। इन हमलों में राजधानी दमिश्क में मौजूद रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ कमांड की बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद मिलिट्री बेस और स्वेदा की तरफ बढ़ती। इजरायली डिफेंस फोर्स के दावे के मुताबिक सीरिया के 250 से ज्यादा ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई रूस समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए की गई। स्वेदा में सीरिया सेना के बढ़ते काफिलों को इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी। जब सेना नहीं रुकी तब टैंकों को निशाना बनाकर बमबारी की गई। वीडियो फुटेज में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। जलते हुए टैंक, तबाह सैन्य ट्रक और बिखरे पड़े शव, एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल की वायुसेना ने सीरिया पर चंद घंटों के भीतर कितना प्रचंड हमला किया है। आईडीएफ ने साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर सेना नहीं हटती तो दमिश्क की दीवारें भी हिल जाएंगी। इस हमले में सीरिया के कई कमांड पोस्ट, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस यूनिट्स तबाह हुए हैं। इजरायली सेना ने ऑपरेशन को रेसिडेंट एक्शन कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। दमिश्क के धमाकों से थर्रा उठा है। राष्ट्रपति भवन के पास हुए हमले को इजराइल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वार्निंग माना जा रहा है। ये सीधे तौर पर सीरियाई सरकार को चेतावनी है, दूर से हटो नहीं तो शासन हिलेगा। दक्षिण सीरिया का स्वेदा शहर इस वक्त गृह युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर बन चुका है। 4 दिनों तक ड्रूज और बेदुइन समुदाय के बीच खूनी संघर्ष चला, जिसमें अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये झड़पें अचानक नहीं भड़की। पिछले कई महीनों से स्थानीय आपराधिक गिरोह, हथियारबंद गुटों और सरकारी चुप्पी ने इस टकराव को जमीन दी। ड्रूज समुदाय का आरोप है कि सीरियाई सेना और खुफिया एजेंसी इन गिरोह को संरक्षण दे रही थी। यहाँ तक कि सरकारी रक्षा बलों पर भी हमले के आरोप लगे। हालात तब और डरावने हो गए जब ग्रामीणों ने आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिए। इसी दौरान इजराइल की एंट्री हुई, जब स्वेदा में हालात हाथ से बाहर निकलने लगे और सीरियाई सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ी तो आईडीएफ ने कार्रवाई की शुरुआत की। इजराइल ने खुले तौर पर कहा कि हम ड्रूज समुदाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसका सीधा मतलब सीरियाई सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच अब एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है। लेकिन ड्रूज समुदाय को लेकर जो आरोप सीरिया की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उनसे सरकार के मंत्री अपना किनारा कर रहे हैं। सरकार और मजहबी रहनुमाओं के बीच सही मायने में कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही सरकार और स्वेदा के लोगों के बीच कोई रंजिश है। सीरिया की समस्या उन गैर कानूनी गिरोहों से है जिन्होंने स्वेदा के ज्यादातर निवासियों के खिलाफ दुश्मनी दिखाई है। ये लोग महीनों से इन गिरोहों के अत्याचार झेल रहे हैं। ये सिलसिला आजादी से पहले चल रहा है। असली टकराव सरकार और डकैतों और अपराधियों के बीच है, ना कि सरकार और किसी सीरियाई समुदाय के बीच। इसके विपरीत सरकार स्वेदा के ड्रूज समुदाय को उस राष्ट्रपति एकता परियोजना का भागीदार मानती है जिसे सरकार आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ड्रूज समुदाय को अलग दावे कर रही है, जबकि ड्रूज समुदाय सीरिया सरकार पर आरोप लगा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच इजराइल ने अपने कदम सीरिया की तरफ बढ़ा दिए और नतीजा अब दुनिया देख रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हुए इन हमलों में भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, कई बड़े बड़े अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर है, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमला सीधे सीरिया के पावर सेंटर को टारगेट करके किया गया है। इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा नुकसान सीरियाई सेना को हुआ है। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार 160 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें टैंक यूनिट, मिलिट्री ट्रक, हथियार डिपो और रडार स्टेशन शामिल हैं। खास तौर पर स्वेदा की ओर बढ़ रही सेना की टुकड़ी को सीधी टारगेट किया गया। कई टैंक और ट्रांसपोर्टर वाहन जलकर राख हो गए। सबसे चौंकाने वाला हमला दमिश्क के दिल पर हुआ, जहां जनरल स्टाफ कमांड बिल्डिंग है। राष्ट्रपति भवन के पास मिलिट्री बेस और रक्षा मंत्रालय को मिसाइलों से उड़ाया गया। सीरियाई सेना के सूत्रों ने माना कि ये बीते 5 सालों में सबसे बड़ा नुकसान है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वेदा हॉस्पिटल से दर्जनों लाशें मिली हैं, जिनमें कई नागरिक और सैनिक शामिल हैं। ये वही इलाका है जहां ड्रूज और बेदुइन के बीच संघर्ष चल रहा था और सेना के पहुंचते ही हालात और भड़क गए। यही वजह है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल
शारा ने इसराइल पर अराजकता और विनाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गंभीर आरोप लगाया है। सोइदा में हुई 300 से ज्यादा मौतों के बाद गुस्सा उबल पड़ा है। इजरायली ड्रूज नागरिकों ने सीरिया बॉर्डर की बाढ़ काट कर 1000 की संख्या में सीमा पार कर ली है। इस समुदाय से जुड़े लोग सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल में हैं और इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। ड्रूज न पूरी तरह से मुस्लिम है, न ईसाई और न ही यहूदी। इन्हें शिया संप्रदाय की शाखा माना जाता है। सीरिया में करीब 8 लाख ड्रूज रहते हैं और सबसे ज्यादा सोइदा प्रांत में रहते हैं। वहीं इसराइल में लगभग 1.5 लाख ड्रूज समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इजरायली नागरिकता ले रखी है और वो इजरायली सेना में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ड्रूज अपनी धार्मिक प्रथाओं को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। खास बात यह कि इस समुदाय की धार्मिक प्रार्थनाओं को जानने का हक भी सिर्फ इस समुदाय से जुड़े बड़े लोगों को होता है। गोलान हाइट्स में ड्रूज समुदाय के 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये एक बेहद अहम रणनीतिक इलाका है। इस इलाके को इसराइल ने 1967 में सीरिया से छीन लिया था और तब 6 दिन तक जबरदस्त लड़ाई चली थी। इसराइल ने 1981 में इसे अपने इलाके में शामिल कर लिया था। गोलान हाइट्स में 25,000 यहूदी समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आखिर सीरियाई सरकार और ड्रूज कम्युनिटी के बीच छिड़े संग्राम का बैकग्राउंड क्या है। अतीत की कहानियां बताती हैं कि ड्रूज समुदाय में से कई लोग बशर अल असद के शासन के भी विरोधी थे और ये लोग अंतरिम राष्ट्रपति को लेकर भी बहुत भरोसेमंद नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरिया में लंबे वक्त तक बशर अल असद का शासन रहा, लेकिन पिछले साल उनकी सरकार के जाने के बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शेरा ने वादा किया था कि सीरिया में सभी धर्मों, नस्लों के लोगों की उनकी सरकार हिफाजत करेगी। लेकिन सीरिया के सुन्नी कट्टरपंथी समूह देश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी समूह अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शेरा के वफादार माने जाते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर सीरिया की सेना ड्रूज समुदाय के लोगों से क्यों लड़ रही है। सीरिया की नई सरकार और ड्रूज के बीच संबंधों में तनाव की एक वजह ड्रूज मिलिशिया को निशस्त्र करना है। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शेरा सभी हथियारबंद लड़ाकों को सेना के तहत लाना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक ड्रूज समुदाय के साथ कोई भी समझौता नहीं कर पाए क्योंकि समुदाय के लोग अपना अलग वजूद बनाए रखने पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों ने सीरिया में नए संग्राम की लकीरें खींची हैं। सीरिया की धरती एक बार फिर वैश्विक जंग की लाठी तले कुचली जा रही है। इसराइल की बमबारी, ड्रूज समुदाय की त्रासदी और सीरियाई सरकार की खामोशी, ये सब मिलकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया की शांति एक भ्रम है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने मरे, सवाल ये है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। ड्रूज के नाम पर हो रही जंग में अब अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस जैसे बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं, लेकिन असली कीमत चुका रहा सीरिया का आम आदमी। क्या ये ऑपरेशन रूस की हिफाजत है या फिर नए प्रॉक्सी युद्ध की शुरुआत? और अगर यही शुरुआत है तो अंजाम कितना भयानक होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।